नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का कहानी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर लेकर के। इस कहानी की हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा के क्रम में ही सबसे पहले हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद हम लोग इस कहानी के पात्र परिचय की बात करेंगे और फिर परीक्षा की दृष्टि से इस कहानी के सारांश और संवाद को देखेंगे। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। परसाई का व्यंग्य लेखन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दिनों दिन आई गिरावट का यथार्थ चित्रण कर समाज में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास है। परसाई जी के व्यंग्यों की विचार भूमि विस्तृत, ठोस और प्रामाणिक है। इसके संदर्भ में कमला प्रसाद जी का कहना है कि परसाई की कलम ने ही हिंदी के पाठकों को व्यंग्य की वह आधुनिक चेतना और धारा दी जो आज हर अखबार और साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक को व्यंग्य का कॉलम चलाने पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने हरिशंकर परसाई को व्यंग्य शिरोमणि माना है। वह कहते हैं कि हास्य व्यंग्यकारों के शिरोमणि तो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी हैं। परसाई में व्यंग्य प्रधान है, शरद जोशी में हास्य। आगे नागेंद्र कहते हैं कि हिंदी में यह भ्रम व्याप्त है कि व्यंग्य स्वतंत्र साहित्यिक विधा है, किंतु वास्तविकता यह है कि व्यंग्य साहित्यिक प्रवृत्ति है जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि किसी भी विधा में व्याप्त हो सकती है। अब हम कहानी की अगर बात करें तो यह कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है और यह बात भी सत्य है कि परसाई जी ने ही सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में अभी तक व्यंग्य लिखने का काम किया है। इस कहानी में परसाई जी ने हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी, उर्दू और लोक भाषा या बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। जैसे अंग्रेजी के शब्दों में FIR, पुलिस लाइन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिंगरप्रिंट, इंस्पेक्टर आदि। वही उर्दू शब्दों में खिदमत, मुलाजा, हैसियत, सजा आदि। लोक भाषा के शब्द बखत, तनख्वाह, पेक्सा, बे आदि। पेक्सा शब्द वास्तव में जो बोला जाता है वह कुछ इस तरीके से प्रयोग होता है, जी पेक्सा, जी पेक्सा, जी पेक्सा, मतलब कि जी इंस्पेक्टर साहब बोलने के क्रम में यह छोटा हो गया है और आज के डेट में पुलिस विभाग में कोई भी सिपाही हवलदार कुछ इसी तरीके से बोलता है। इस कहानी में माता दिन का एक सिद्धांत और एक मुहावरा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो माता दिन अपने सिद्धांत के बारे में कहता है कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। वही दूसरी तरफ मुहावरे की चर्चा में माता दिन का कहना है कि एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। इंस्पेक्टर माता दिन का यह कथन इस कहानी में प्रयोग हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों कथन ही मुझे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। अब आइए कहानी के विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। इस कहानी में बदलते राजनीति, पुलिस एवं कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है और इसी व्यंग्य के अंतर्गत जो उन्होंने विषय उठाए हैं वह कुछ इस प्रकार है। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को अपने सुविधानुसार स्वीकार या अस्वीकार करना। परसाई जी ने पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराधियों से साठगांठ, उपलब्ध संसाधनों एवं अधिकारों के दुरुपयोग का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। कानून से अंधा कानून बनाने में पुलिस की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कहीं ना कहीं परसाई जी अपनी इस रचना में कहना चाहते हैं। पुलिस के वेतन और सुविधाओं पर भी परसाई जी ने प्रकाश डाला है। बेहतर कानून व्यवस्था से भटकती पुलिस पर परसाई जी ने करारा व्यंग्य किया है। परसाई जी ने दोषी न मिलने पर निर्दोष मददगार को ही दोषी साबित करने के प्रसंग की चर्चा के द्वारा पुलिस की गिरती कानून व्यवस्था का पोल खोलने का काम किया है। अब आइए हम लोग इस कहानी के पात्रों की चर्चा करते हैं। संवाद के हिसाब से ही हम पात्रों को
उठाते हैं तो सबसे प्रमुख पात्र इसमें है माता दिन एमडी साहब, फिर पुलिस मंत्री मुंशी अब्दुल गफूर, हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन, आईजी, गृह मंत्री, सचिव, यह पात्र हैं। और इन पात्रों में अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल 4 पात्र ही हैं जिनके इस कहानी में नाम दिए गए हैं, बाकी लोगों का पद है। माता दिन जब चांद पर जाते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से पद धारक मिलते हैं, जिनमें एक जिस यान से वो जाते हैं उस यान का चालक, दूसरा आईजी, फिर पुलिस मंत्री, कोतवाल, एक इंस्पेक्टर, फिर एक भला आदमी और उठाई गिरो यानी लोकल बदमाश चोर, और फिर इस कहानी के अंतिम पात्र चांद का पीएम है। अब हम लोग इस कहानी के सारांश और संवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी की शुरुआत परसाई जी माता दिन के कुछ विशेषताओं के साथ ही करते हैं, और परसाई जी कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। परसाई जी आगे कहते हैं कि विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दिन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद को उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। और परसाई जी फिर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। और फिर परसाई जी अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं कि पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है, वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। फिर गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो, और फिर सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। और फिर यह तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना है कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। और माता दिन का वह यात्रा का दिन आ ही गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा, माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रबीस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्सा, एफआईआर रख दी है जी पेक्सा, और रोजनामे का नमूना जी पेक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। और जचकी का मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी से है, और बखत का मतलब वक्त से है, और खटला यानी पत्नी है। बलभद्र ने कहा जी पेक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पेक्सा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दिन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरमजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला पेक्सा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ पर एसपी साहब के घर में से, यानी एसपी साहब की पत्नी ने कहा कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। और इस तरह की फरमाइश बड़े अधिकारियों की पत्नियों का आम बात है, जिसका चर्चा यहाँ पर हरिशंकर जी कर रहे हैं। माता दिन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से जरूर लेता आऊंगा। और यहाँ पर बाई साहब मतलब साहब की पत्नी के हैं। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हारन क्यों नहीं बजाता? तो चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। फिर माता दिन ने उसे डांटा, मगर रूल इज रूल, हारन बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हारन बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधे पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया, यानी निरीक्षण किया। शाम को माता दिन ने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। तो आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। फिर माता दिन हनुमान जी का पुलिसीकरण करते हुए बताता है कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहां सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वह हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेते आया हूं। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। कुछ इसी तरीके से व्यंग को आगे बढ़ाते हुए परसाई जी कह रहे हैं कि माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। और उसी अध्ययन के क्रम में उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। ये तनख्वाह यानी तनख्वाह। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आया। और शाम को माता दिन ने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दिन ने फिर कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। और पुलिस मंत्री भी तनख्वाह घटा देते हैं और 2-3 महीनों में ही सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? तो फिर माता दिन पुलिस मंत्री को समझाते हैं, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। अब यहाँ पर इस प्रकार से इंस्पेक्टर माता दिन अपना पोल पट्टी खोलते हैं। आगे कहानी में परसाई जी कहते हैं कि चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। फिर कहानी में अब परसाई जी कहते हैं, आधी समस्या चांद पर हल हो गई। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी थी। अब जो सुधार के लिए बच गया वह थी जांच विधि। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। और कहानी में आगे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं
कि एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूनों के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? तो एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मरने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। तो माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। तो माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। अब माता दिन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। एक, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। फिर माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। तो माता दिन ने समझाया, देखो, मैं समझ चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। माता जी ने एफआईआर भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह छुड़वा दी। अब बखत जरूरत के लिए मतलब जब आगे जरूरत होगा उसके लिए बीच बीच में जगह उन्होंने छुड़वा दिया। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी साहब के पास जाएंगे। माता दिन बोला, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है, तब ये लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, तो प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूं कि वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने फिर पूछा, तब वे? माता दिन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। अब केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? अब किसी ने उसे मारते देखा नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। वह झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? तो माता दिन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता? कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूं। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 उठाईगीर कोतवाली में हाजिर होते हैं और माता दिन देख करके उनसे कहते हैं, तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करते रहना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। तो माता दिन ने कहा, ठीक,
तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा? देखा ना? तो वे सब बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तक बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों में गिर पड़ा। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दिन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजाना मचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। अब चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। आगे परसाई जी इस कहानी में कहते हैं कि एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ था। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने माता दिन से कहा, माता दिन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। तो माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। तो माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। माता दिन ने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। अब इस कहानी में परसाई जी अंत की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? तो एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। और इस प्रकार यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। परसाई जी ने पुलिस के राम राज्य का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है और भारतीय पुलिस की वास्तविकता का उद्घाटन चांद के प्रधानमंत्री के द्वारा कराया है। यह कहानी थोड़ी लंबी है परंतु रोचक है। तो आज की हमारी प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एवं शेयर करना न भूलें। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। यही मेरा आपसे आग्रह होगा। साहित्य गंगा पर हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे पर, नए बिंदु पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।